स्टूडेंट, हमारा आज का क्वेश्चन था प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। तो ये इसका मैंने आंसर शॉर्ट में बताया था। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं, थोड़ा डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, आज हम शिक्षा की विशेषताएं देखने वाले थे। शिक्षा की नहीं, प्राचीन भारतीय शिक्षा की। याद रखिएगा, ये शिक्षा की नहीं है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्शों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्कालीन ब्राह्मणों शिक्षकों ने जिस विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का विकास किया, उसका गुणगान करते हुए डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है, ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया, वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। ठीक है। हम इस शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की सबसे पहली विशेषता जो है विद्यारंभ संस्कार है। विद्यारंभ संस्कार क्या होता है? विद्यारंभ संस्कार जब बच्चा प्राइमरी शिक्षा, मतलब जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसका एडमिशन होता है आजकल, तो जो संस्कार उस समय किया जाता था उसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आजकल भी बहुत जगह जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो उनका बहुत जगह पट्टी पूजन के नाम से इसे जाना जाता है कि बच्चे का क्या हो रहा है, पट्टी पूजन हो रहा है। और उसमें सरस्वती माता की पूजा कराई जाती है, वंदना की जाती है, उसके बाद बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है। तो ऐसे ही उस प्राचीन जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा, उसमें विद्यारंभ संस्कार होता था और उनको जो सरस्वती जी की पूजा कराई जाती थी और उसी के बाद उनकी पढ़ाई स्टार्ट की जाती थी, तो उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। आज भी खैर ये होता है पर कम हो गया है। स्कूलों में खैर सरस्वती जी की पूजा कराने के बाद ही बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट की जाती है। तो वही चीज़ तब विद्यारंभ संस्कार के नाम से जानी जाती थी। आइए देखते हैं। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था। कुछ विद्वानों ने इसके लिए अक्षर सुहीकरणम शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। बालक पहले सरस्वती, विनायक और अपने परिवार के देवताओं की उपासना करता था। उसके बाद गुरु उससे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार विद्यारंभ संस्कार उपनयन संस्कार के अनेक वर्षों बाद उस समय आरंभ हुआ जब वैदिक संस्कृत जनसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। इस संस्कार के विषय में डॉक्टर वेद मित्र ने लिखा है, यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सब जातियों के बालकों के लिए होता था। इसकी जो आयु थी वो 5 वर्ष थी और ये सारी ही जातियों के लिए आवश्यक माना जाता था। दूसरी विशेषता थी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा की, वो था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता था? उपनयन संस्कार तब होता था जब वो गुरु के पास ले जाया जाता था। मतलब उपनयन का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ है उसका पास ले जाना, यानी कि गुरु के पास ले जाना। उसके बाद उसे वैदिक शिक्षा प्राप्त की जाती थी और मंत्र वगैरह का ज्ञान दिया जाता था। तो वही उपनयन संस्कार होता है। आइए देखते इसमें। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। दूसरे शब्दों में बालक को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु बालक को पहले सावित्री मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और उसके बाद उसे शिक्षा देना आरंभ करता था। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार उपनयन संस्कार का आरंभ पूर्व ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्णों के लिए अनिवार्य था।
जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना कलमा के मुसलमान या बिना बपतिस्मा के ईसाई नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार प्राचीन भारत में कोई बालक बिना उपनयन के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बताया गया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। समापवर्तन संस्कार। देखिए, समापवर्तन संस्कार क्या है? मतलब समापवर्तन का अर्थ है मतलब जो शिक्षा उसे जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी या और जो भी शिक्षाएं दी जाती थी मंत्रों की और जो, तो वो उसका मतलब समाप्त होना, कि उसकी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो उससे क्या कहते थे, समापवर्तन का क्या मतलब है? घर लौटना। मतलब अब जो बालक है उसकी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, उसे अपने घर लौटना है और उसका जो क्या बोलते हैं उसे, जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसे त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तो इसमें भी समापवर्तन संस्कार कहा जाता था इसे, तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। आइए देखते हैं। यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा या सैनिक शिक्षा या औषधि शिक्षा की शिक्षा इत्यादि समाप्त कर लेता था। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो इसकी आयु क्या थी? 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसकी आयु 25 वर्ष थी। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं जो मैंने आपको बताए हैं: विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। समावर्तन निकल गया मुंह से, समावर्तन। आगे है फोर्थ इसकी विशेषता। प्राचीन भारतीय शिक्षा की फोर्थ विशेषता क्या है? विद्यालय भवन। ये आधा रह गया हमारा। जिस दिन यह संस्कार होता था उस दिन दोपहर के समय छात्र स्नान करके अपने नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होता था। गुरु पहले उसे मधु पर्क देता था और फिर आधुनिक युग के दीक्षांत भाषण के रूप में उसे समावर्तन उपदेश देता था। इस उपदेश का कुछ अंश इस प्रकार है: हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। तो ये उसका गुरु एक शिष्य को उपदेश देता था। विद्यालय भवन कैसे होते थे उस समय के? प्राचीन काल में छात्रों के लिए किस प्रकार के भवन थे, इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः डॉक्टर अल्तेकर का यह मत सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। अच्छे मौसम में कक्षाएं वृक्षों की छाया में होती होंगी, किंतु वर्षा ऋतु में किसी प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। जहाँ तक देवालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, वहाँ उनके लिए भव्य और विशाल भवन थे। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसे विद्यालय थे, क्या था, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ तक है खुले में शिक्षा ग्रहण की जाती होगी या शिक्षा दी जाती होगी। लेकिन फिर भी कभी मौसम खराब है या बारिश का मौसम है तो उसके लिए व्यवस्था जरूर होगी। ये सब अनुमान है, कुछ कह नहीं सकते। आगे है प्रकृति से संपर्क। प्राचीन काल में शिक्षा के अनेक विख्यात केंद्र तपोवनों में थे। देखिए, जो प्राचीन शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा, उसमें क्या था? प्रकृति से संपर्क था कि जो भी छात्र सीखते थे आसपास के वातावरण से, प्रकृति से सीखते थे। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है। आइए देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के अनेक विख्यात केंद्र तपोवनों में थे, जहाँ ऋषियों और मुनियों के चरणों में बैठकर छात्र ज्ञान का संचय करते थे। सुरम्य दृश्यों से आवृत इन शिक्षा केंद्रों में छात्र अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत करते थे, अतः उनका प्रकृति से प्रत्यक्ष संपर्क रहता था, जिसका उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर अत्यंत स्वस्थ प्रभाव पड़ता था।
इन्हीं छात्रों के माध्यम से तपोवनों में आविर्भूत और परिपल्लवित होने वाली भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संपूर्ण देश में प्रसार हुआ। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने यह विचार वाक्यबद्ध किया है, भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई उसने संपूर्ण भारत को आप्लावित कर दिया। आगे देखते हैं गुरुकुल प्रणाली। इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। ये इसकी प्राचीन भारतीय शिक्षा की छठी विशेषता है जो गुरुकुल प्रणाली है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक मुख्य विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में पर साधारणतः किसी ग्राम या नगर के निकट होते थे ताकि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उन्हें भिक्षाटन की सुविधा रहे। छात्र अपने गुरु के पास उसके कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान का अर्जन करते थे और उससे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के उच्च विचारों और आदर्शों को अनुकरण करके अपनी श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थे। गुरुकुल प्रणाली की सराहना करते हुए डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने लिखा है, वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थानों में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। ये ध्यान रखिएगा, ये किसने बोला है। तो आगे देखते हैं वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु। वैदिक शिक्षा कब आरंभ होती थी? हमने ये तो जान लिया कि वैदिक शिक्षा का समापन कब होता था, समावर्तन संस्कार जब होता था, याद है आपको कि 25 ईयर में होता था। तो इनका आरंभ कब होता था, उसकी एज क्या थी, तो ये हमें देखना है। डॉक्टर A.S. अल्तिकर ने लिखा है, वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद आरंभ होती थी और अनेक बातों में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा के समान थी। अतः उसे आरंभ करने की आयु साधारणतः 8 या 12 वर्ष के बीच में मानी जाती थी। मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8, 11 और 12 की आयु तक हो जाना चाहिए। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मनु ने उपनयन की उच्चतम आयु भी निर्धारित कर दी थी, जिसके पश्चात यह संस्कार नहीं हो सकता था। यह उच्चतम आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 थी। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। केवल तीनों इन्हीं समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो इन तीनों ही जातियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, बाकी शूद्रों को नहीं था। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना असंगत न होगा कि जिस प्रकार वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था, उसी प्रकार सैनिक शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा आदि के लिए भी था। अध्ययन की अवधि कितनी थी, आइए देखते हैं इसमें। प्राचीन काल में अध्ययन की अवधि साधारणतः 12 वर्ष थी। इस अवधि में छात्र केवल एक वेद का अध्ययन कर सकते थे। देखिए, 12 वर्ष की आयु में केवल एक वेद का अध्ययन कर सकते थे, ठीक है। यदि वे एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहते थे तो उनको प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। 12, 24, 36 और 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले छात्र क्रमशः स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य कहलाते थे। साहित्य और अर्थशास्त्र के छात्रों के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष की थी। इनको क्या कहा जाता था? स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। ध्यान रखिएगा, इन नामों से जाना जाता था। इसकी ये इसकी विशेषता है शिक्षा सत्र व छुट्टियाँ, कि इसका कैसे छुट्टियाँ भी होती थी या नहीं, जैसे आजकल का है। तो आइए देखते हैं। शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को
उपाम का कर्म श्रावणी समारोह से आरंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। इस प्रकार शिक्षा सत्र की अवधि 5 माह की थी। देखिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आधुनिक समय के समान प्राचीन काल में भी शिक्षा संस्थाओं में छुट्टियां होती थी। प्रत्येक मास में एक सप्ताह के अंतर से 4 छुट्टियां मिलती थी। अधिक आयु के छात्रों की अपेक्षा कम आयु के छात्रों को अधिक छुट्टियां मिलती थी। छुट्टियां लंबी नहीं होती थी क्योंकि आवागमन की कठिनाइयों के कारण छात्र साधारणतः शिक्षा समाप्त करके ही घर लौटते थे। देखिए, आजकल क्या है, छुट्टी हुई बच्चे अपने घर चले गए, जाने आने का साधन है। तब ऐसा नहीं था, तब जाना आना इतना आसान नहीं था, तो ज़्यादातर छुट्टियां बहुत कम होती थी और ज़्यादातर शिक्षा समाप्त करने के बाद ही छात्र अपने घर लौटते थे। शिक्षा का स्वरूप। प्राचीन समय में संपूर्ण शिक्षा धर्म में अनुप्राणित थी। शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय सामग्री, यहाँ तक कि छात्रों का दैनिक जीवन भी धर्म पर अवलंबित था। ज्ञान का अर्जन धर्म के द्वारा और धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता था। इस प्रकार शिक्षा का संपूर्ण कलेवर धर्म के अवैध आवरण से आवृत था। इस प्रसंग में गन्नार मेडल के अग्रांकित वाक्यों का अवलोकन कीजिए। शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्रों, देव गीतों, धर्म ग्रंथों का उस समय तक पाठ किया जाता था जिस समय तक वे कंठस्थ नहीं हो जाते थे। निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी, पर शिक्षा समाप्त करने के पश्चात प्रत्येक छात्र अपने गुरु को दक्षिणा अवश्य देता था। वह दक्षिणा के रूप में धन, भूमि, पशु, अन्न कुछ भी दे सकता था। दक्षिणा इतनी कभी नहीं होती थी जो शिक्षक का पर्याप्त पारिश्रमिक कहा जा सके। निःशुल्क होने के कारण सार्वभौमिक और सबके लिए थी। किंतु कुछ लेखकों का विचार है कि शिक्षा अनिवार्य थी। डॉक्टर वेदमित्र के अनुसार उनका यह विचार मनु के इस कथन पर आधारित है। मनु का कथन है कि राज्य और समाज को 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य बना देना चाहिए और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इन आयु के पश्चात घर पर रखे उसको दंड दिया जाना चाहिए। शिक्षा की पद्धति। प्राचीन भारत में शिक्षा की पद्धति को वैयक्तिक बताते हुए गन्नार मेडल ने लिखा है, हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे। शिक्षण का समय। एक मिनट, थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुकिए। शिक्षण के समय के विषय में स्मृतियों में कोई लेख नहीं है। प्राचीन समय में मुद्रित पुस्तकें नहीं थी अतः पठन पाठन सब कार्य गुरु की उपस्थिति में होता था। इसमें हम शिक्षण के समय के विषय में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षण का कार्य प्रातःकाल से दोपहर तक और फिर भोजन तथा विश्राम के उपरांत सायंकाल तक होता होगा। प्राचीन ढंग की कुछ संस्कृत पाठशालाओं में अब भी शिक्षण का यही कार्यक्रम है। आगे देखते हैं शिक्षण की विधि। प्राचीन काल में शिक्षण की विधि प्रवचन और व्याख्यान के रूप में प्रायः मौखिक थी और उसके मुख्य अंग थे जैसे कि श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति। छात्र गुरु के मुख से वेदादि ग्रंथों को सुनते थे और उसके उच्चारण को सुनकर तदनुसार उच्चारण करते थे। उसके पश्चात वे एकांत में पाठ्य विषय का मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। छात्रों की
पाठ्य विषय संबंधी शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद और शास्त्रार्थ का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में कक्षाओं में कम छात्र होते थे और आचार्य के लिए प्रत्येक छात्र की प्रगति पर पृथक पृथक ध्यान देना संभव था। इस संबंध में डॉक्टर अल्तेकर का मत है, प्राचीन भारत में कक्षाएं छोटी होती थीं और उनमें 15 से 20 छात्रों से अधिक नहीं थे, अतः शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना संभव था। ये तो है ही जब बच्चे कम होंगे तो टीचर भी अच्छी तरह सारे छात्रों पर ध्यान दे पाएगा। कक्षा नायकीय पद्धति प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता कक्षा नायकीय पद्धति थी। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र, जिनको नायक कहा जाता था, निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे और इस प्रकार गुरु के शिक्षण कार्य में सहायता देते थे। इस पद्धति के दो मुख्य लाभ थे। पहला, शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण का कार्य अधिकांश कक्षाओं में चलता रहता था। दूसरा, कक्षा नायक कुछ समय के बाद शिक्षण कार्य में प्रशिक्षित हो जाते थे। अंग्रेज शिक्षाविदों बेल और लैंकास्टर ने भारत की कक्षा नायकी पद्धति से प्रभावित होकर उसका अपने देश में सूत्रपात किया, पर वे इस पद्धति को आदर्श रूप न दे सके। डॉक्टर F.E. केई के शब्दों में बेल और लैंकास्टर की कक्षा नायकी पद्धति भारतीय आदर्श का केवल विकृत रूप है। ये इनके द्वारा है, डॉक्टर F.E. केई के द्वारा इन्होंने बोला है ऐसा। छात्र जीवन संबंधी नियम। छात्रों के जीवन के संबंध में अनेक नियम थे जिनका उनको अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता था। देखिए क्या नियम थे छात्र जीवन के, तो ये देख लेते हैं जल्दी से। आदतें। धनी और निर्धन, उच्च और निम्न सभी परिवारों के छात्रों को सादा और सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। महाभारत और रामायण में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पूर्ण रूप से विदित हो जाता है कि राज परिवारों के छात्रों को भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जिनका सामना उनके निर्धन सहपाठी करते थे। दिनचर्या। छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या, हवन आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। उसके पश्चात भी अपने पुराने पाठों को दोहराते थे और नए पाठों की तैयारी करते थे। मध्याह्न में भोजन के लिए उनको अवकाश मिलता था। उसके उपरांत वे फिर विद्याध्ययन में संलग्न हो जाते थे। सूर्य अस्त होने के समय वे भजन पूजा करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते थे। खान पान। मनु के अनुसार छात्र दिन में केवल 2 बार भोजन करते थे। मध्याह्न और सायंकाल के समय उनको कम खाने का आदेश था ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा ना पड़े और वे रोगग्रस्त ना हों। वे किसी भी दशा में मांस, मदिरा, मधु, मादक वस्तुओं और पान का प्रयोग नहीं कर सकते थे। पहले के लोगों का मानना है कि कम भोजन दिया जाए तो बच्चे का माइंड अच्छे से चलता है। मतलब वही भोग विलास वाली बात है कि ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उतना ही छात्र को दिया जाए। ये नहीं कि ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो उससे आलस आता है। वेशभूषा। मनु के अनुसार विभिन्न जातियों के छात्रों की वेशभूषा विभिन्न थी। प्रत्येक छात्र को मेखला धारण करनी पड़ती थी। ब्राह्मण की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की तांत की और वैश्य की ऊन की होती थी। वे अपने शरीर के निम्न भाग को क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्र से एवं ऊपरी भाग को क्रमशः काले मृग, चित्तीदार मृग और बकरी की खाल से ढकते थे। प्रत्येक छात्र के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य था। कोई भी छात्र अंजन, सुगंधी, छाते, जूतों और फल मालाओं का प्रयोग नहीं कर सकता था। आचार व्यवहार। प्राचीन काल में इस बात पर विशेष बल दिया जाता था कि छात्रों का आचार और व्यवहार उत्कृष्ट हो, अतः उन्हें मर्यादा, शिष्टाचार और आत्म संयम के नियमों का अनुकरण करने का
आदेश दिया जाता था। वे काम, क्रोध, मद, लोभ और दूषित विचारों से मुक्त रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। वे अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए नियमित रूप से हवन और संध्या करते थे। वे गाली गलौज और चुगलखोरी की बुरी आदतों से दूर रहते थे। वे जुआ, नृत्य, संगीत और स्त्री के पास नहीं जा सकते थे। वे गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करते थे। गुरु शिष्य संबंध देखिए, ये हमारा 16 वाला था, ये उसके अंतर्गत ये कुछ पॉइंट दिए थे, छात्र जीवन संबंधी नियम। अब ये 17 है जो प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषता है, गुरु शिष्य संबंध। तो ये इसके अंदर भी काफ़ी पॉइंट दिए हुए हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्वश्रेष्ठ विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। शिक्षक के प्रति छात्र के कर्तव्य। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वे अपने गुरु के स्थान को राजा, माता पिता और देवता से किसी प्रकार भी निम्नतर नहीं मानते थे। वे अपने आचार्य की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे। वे उसके परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। छात्र के प्रति शिक्षक के कर्तव्य। वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को छात्र का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। अतः वह अपने छात्रों के प्रति अपने पुत्र का सा व्यवहार करता था। वह उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने को सदैव प्रयत्न करता था। वह उन्हें ज्ञान प्रदान करता था, उनके चरित्र का उत्थान करता था, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करता था और उनके भोजन तथा वस्त्र का प्रबंध करता था। यदि कोई छात्र बीमार हो जाता था तो वह उसकी सेवा करता था और औषधि की व्यवस्था करता था। उपर्युक्त विवरण से विदित हो जाता है कि गुरु और शिष्य पारस्परिक स्नेह, सम्मान, विश्वास और कर्तव्य की भावनाओं से संयुक्त थे। दोनों के जीवन का लक्ष्य एक ही था, ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना और जीवन एवं आचरण में उसके महत्व को सिद्ध करना। निष्कर्ष रूप में हम डॉक्टर A.S. अल्तेकर के शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। दंड। प्राचीन भारत में छात्रों को दंड देने की प्रथा थी। दंड के रूप समझाना, बुझाना, उपदेश, उपवास आदि थे। शारीरिक दंड के विषय में शास्त्रकारों में मतभेद था। उदाहरणार्थ, आप स्तंभ का मत था कि गुरु छात्र से उपवास करवा सकता था, उसे अपने पास से दूर भेज सकता था। इसके विपरीत मनु का मत था कि गुरु रज्जु या पतली छड़ी से छात्र को शारीरिक दंड दे सकता था। सामान्य रूप से छात्रों को शारीरिक दंड दिया जाता था, वह कठोर नहीं होता था। बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। प्राचीन भारत में शिक्षा पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं था। राज्य सरकार या कोई राजनीतिक दल उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। डॉक्टर P.N. प्रभु के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दलबंदी के किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा की जिन विशेषताओं का विवरण उपस्थित किया है, उनके आधार पर हम निसंकोच रूप से यह कह सकते हैं कि सुदूर अतीत में भी हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था गौरवमय थी। इस व्यवस्था का गुणगान करते हुए डॉक्टर P.N. प्रभु ने लिखा है, इसने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया जिनकी मानसिक शक्तियाँ सुविकसित थीं और जिनकी ज्ञान भावना पवित्र एवं क्रियाशील थी। तो ये हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा के कुछ विशेषताएं थी जो कि इस प्रकार थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। और थोड़ा मैंने कुछ टॉपिक जल्दी में आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए। अगर नहीं समझ आए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वैसे समझाने वाली चीज़ें भी नहीं थी। बाकी फिर भी अगर नहीं समझ आए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।